नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो सभी 300 सब्सक्राइबर्स और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी के उपलक्ष्य में एक नई सीरीज़ का शुरुआत करेंगे कि एनसीईआरटी का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन नाम की पुस्तक है, क्लास 6, 7 और 8 का, उसको हम एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आईएएस की परीक्षा में जो जीएस पेपर 1 अगर देखें तो उसमें सोसाइटी वाला सेक्शन है, समाज वाला सेक्शन। उसमें एक टॉपिक है सैलिएंट फीचर ऑफ सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के विविध तत्व क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो उसमें एक तत्व आता है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। तो उसके बारे में बहुत अच्छी समझ की एक डिमांड तो मांगता ही है सोसाइटी वाला सेक्शन। इसके अलावा यदि हम जीएस पेपर 1 में ही देखें तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन होता है उसमें भी हम डाइवर्सिटी को बहुत ही गहरे से और विस्तार पूर्वक अगर हम जानते रहें तो उसका आंसर हम कहीं कहीं दे सकते हैं, और एसए के पेपर में भी तो महत्वपूर्ण होता ही है। लेकिन इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, आपसे क्षमा चाहते हैं कि शायद इसकी क्वालिटी वीडियो की ठीक प्रकार से नहीं आ रही होगी, क्योंकि लाइटिंग वाली व्यवस्था है नहीं, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और लाइट भी नहीं है। इसलिए जैसे भी लाइट आ रही है कृपया करके इसमें काम चलाएं, सहयोग करें, और वीडियो को जो शब्द मैं लिखूंगा वो उस पर दिखाई देगा, तो आप उसका लाभ उठाइए। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। विविधता की समझ, ये है आज का टॉपिक। अंग्रेजी में अगर बोलें तो इसे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, यानी कि जो बहुत सारी विविधताएं हैं भारत में उसकी समझ कैसे हो, कैसे समझ हम विकसित कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो एक छोटा सा बच्चों वाला एग्जांपल अगर लें, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप दिखते हैं वैसा ही सारे बच्चे दिखते हैं। आपकी हाइट हो सकता है कि 5 फुट 4 इंच हो, किसी और की हाइट 5 फुट 3 इंच हो, किसी के 5 फुट हो, किसी का 6 फुट भी हो सकता है। हाइट में विविधता होती है। हो सकता है कोई ज़्यादा गोरा हो, कोई कम गोरा हो, कोई गेहूँ कलर का हो, कोई काला हो, कोई ज़्यादा काला हो। तो वो उसके जो भौगोलिक बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखने में कैसा दिख रहा है, तो सभी के चेहरे अलग अलग होते हैं। क्लास में कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं दिखाई देता है। अगर कोई जुड़वा बच्चा है तो भले एक जैसा दिखाई दे। यानी प्रकृति हमें डाइवर्स बनाकर भेजती है, विविध बना करके भेजती है, ताकि हम लोगों की पहचान अलग अलग तरीके से आसानी से कर सकें। ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम पसंद के हिसाब से देखें, जैसे अगर आप पसंदों की सूची बनाएं, तो आप देखेंगे किसी को किसी प्रकार की पुस्तक पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को एक विशेष प्रकार की मूवी देखने में मज़ा आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पसंद भी जो है वो भी अलग अलग होती है। गीत, संगीत या मूवीज़, बुक्स इत्यादि चीज़ें अगर हम देखें तो उसमें भी पसंद जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक पोयली नाम के लेखक हैं, कहानीकार हैं, उनकी हम एक कहानी से इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पोयली सेनगुप्त की हम कहानी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बच्चा होता है जिसका नाम है समीर। समीर नाम का बच्चा एक फुटपाथ पर न्यूज़पेपर बेचता है, और ऐसे ही एक दिन हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबार को हाथ में लिए हुए, टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते हुए वो अखबार बेच रहा था। जो सुर्खियाँ होती हैं उसको चिल्लाते चिल्लाते अखबार बेच रहा था। एक बच्चा जो कि उससे बड़ा था, वो उससे कहा कि मुझे अखबार चाहिए। और तो उसने कहा, समीर ने कहा कि भाई कौन सा अखबार चाहिए आपको? तो लड़के ने कहा हिंदी का अखबार चाहिए। और जो दूसरा लड़का था उसने उसको हिंदी की अखबार जो है दे तो दिया, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति का जो चेहरा था वो गोरा था, गौर वर्ड था। तो ये समीर चौंक गया, कहा आप तो देखने में बड़े गोरे लगते हैं, गोरे चिट्टे लगते हैं, आप हिंदी जानते हैं? तो लड़के ने कहा हाँ भाई हिंदी जानता हूँ। तो ये समीर जो चौंक गया, कहा सच में हिंदी जानते हो? कहा हाँ सच में जानता हूँ, विद्यालय में हमने जितने विषय लिए थे उसमें से एक सब्जेक्ट जो है हिंदी भी हुआ करता था, हमने लिया है, उसको पढ़ा है, मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हिंदी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो खैर दे दिया। फिर लड़के ने पूछा कि जो है आप क्या पढ़ाई किए हैं, और सारी चीज़ें उनसे पूछने का प्रयास किया, और ये भी कहा कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है।
लेकिन तब तक उनकी बातें जो है वो हो नहीं पाई। फिर अगले दिन फिर से वहीं पर चौराहे पर वो साइकिल लेकर के लड़का आया और फिर से इस समीर ने जो है बिना पूछे ही उसको हिंदी वाला अखबार पकड़ा दिया और कहा भाई सब्जेक्ट बता दो, सब्जेक्ट क्या होता है, जो आपने कल बताया था कि हिंदी का सब्जेक्ट लेकर के हमने पढ़ाई की है। तो कहा हिंदी जो है कोई विषय से संबंधित बातें होती हैं, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें होती हैं, सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे करके उसने काम चला करके छोड़ दिया। तो कुल मिला करके उसके मन में एक कॉन्ट्रोडिक्शन थी कि ये गोरा है तो शायद इसको हिंदी नहीं आती होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अपीयरेंसेस लोगों की चाहे जैसे भी हों, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि उसकी सामाजिकता, उसका समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है। कोई बहुत गोरा व्यक्ति भी हिंदी बोल सकता है और बहुत हिंदुस्तानी टाइप का दिखने वाला, प्रजाति के दिखने वाला व्यक्ति भी शायद जो है बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता है। तो ऐसी डाइवर्सिटी इसमें आती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इस समीर ने आया और वो बड़े दुखी भाव से, अब चूँकि इस वाले समीर में और दूसरे वाले व्यक्ति में जो है अभी तक दोस्ती हो चुकी थी, अखबार लेन देन होता था, बातचीत होती थी। फिर एक दिन ये वाला व्यक्ति जो है बड़ा उदास हुआ, कहा मैं आज बहुत उदास हूँ। तो इसने कहा भाई क्यों उदास हो? तो उसने अखबार की सुर्खी दिखाई, कहा कि मेरठ में मेरा घर था, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो क्यों हो जाते हैं? सांप्रदायिक दंगे, जब एक धर्म बहुत ज़्यादा कह लें उग्र हो जाए, दूसरे धर्म को जो है बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने लगे या अपने धर्म की बखान एक हद से ज़्यादा करने लगे, और धर्म के कारण तो नहीं होता कोई लड़ाई, लेकिन धर्म की जो कट्टरता है उसके कारण से जब दो धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक उसका राजनीतिकरण होने लगता है, तो उसी बोलते हैं सांप्रदायिकता। इसकी परिभाषा बहुत जटिल है, बहुत बड़ी है, इसके बारे में कभी बाद में देखेंगे। तो सांप्रदायिकता जो है ये विविधता की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिकता के कारण दो धर्म अलग अलग बंट जाते हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान नहीं करना चाहते। तो ये किस कारण से होता है? सांप्रदायिकता के कारण से होता है। लेकिन एक तो विविधता होती है, एक है विविधता जिसको हम वैविध्यता भी बोल सकते हैं, वैविध्यता। इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं भिन्नता, भिन्नता बोल लें या विभिन्नता बोल लें। इसी को हम एक शब्द और दे सकते हैं अनेकता, अनेकता। भारत को अनेकता में एकता का एक अच्छा देश माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। अनेकता भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलें तो डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। और डाइवर्सिटी कई तरीके की होती हैं, जैसे एक तो हो सकता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी हो, यानी कि सांस्कृतिक वैविध्यता हो। सांस्कृतिक वैविध्यता में जैसे किसी का पहनावा अलग टाइप का हो, भाषा अलग हो, इस टाइप से चीज़ें। कल्चरल डाइवर्सिटी हो, त्यौहार अलग अलग टाइप का मनाते हों। एक हो सकता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसके अलावा हो सकता है एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, और हो सकता है रिलीजन से कह लें कि रीजन से रिलेटेड डाइवर्सिटी हो, रीजन डाइवर्सिटी यानी कि क्षेत्रीय विविधता। इसके अलावा भूगोल में यदि देखें तो एक होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार की विविधताएं होती हैं। तो विविधताएं की कुछ प्रकार हैं। लेकिन अब हम ये देखें कि डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी में अंतर क्या है। डाइवर्सिटी तो ये सारी चीज़ें हो गई। डिफरेंसेस में जैसे पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी, जैसे कोई व्यक्ति को खाना जो है चारों टाइम अच्छे से मिल रहा है, नाश्ता पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जबकि बहुत सारे लोग भूखे पड़े हैं। तो ये विविधता का रूप नहीं है, ये कह लें कि असमानता का रूप है, डिफरेंसेस का रूप है। एक होता है डिफरेंसेस और एक होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं
कि शकल सूरत सबकी अलग अलग हो सकती है, रंग रूप अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, त्यौहार अलग हो सकते हैं, धर्म, भाषा, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो ये तो सारी विविधताएं में आ जाएंगी। लेकिन डिफरेंसेस में आ जाएगा पॉवर्टी। इसके अलावा जो भेदभाव होता है यानी डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन में भी कैसा, एक जातीय भेदभाव हो सकता है। जैसे पहले जाति व्यवस्था हुआ करती थी भारत में, वर्ण व्यवस्था तो सबसे पहले थी कि लोग अपने कर्म के आधार पर उनका वर्ण होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि उसमें वर्ण को बदलने का चांस था। अगर कोई व्यक्ति का पिता अगर शूद्र है लेकिन बेटा पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा है तो वो ब्राह्मण भी बन सकता था, तो वर्ण में परिवर्तन हो सकता था। लेकिन जब धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था का रूप धारण करे तो जो व्यक्ति जिस वंश से जन्मा हुआ है, उसका पिता यदि वैश्य है तो बेटा भी वैश्य होगा, वणिक वर्ग होगा, उसका व्यापार करेगा। यानी अगर कोई कुम्हार का बेटा है तो वो कुम्हार वाला ही काम करेगा, इसके आगे वाला कोई काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण के बेटा जो है वो पंडिताई ही करेगा, क्षत्रिय का बेटा वो राजा ही बनेगा। ये जाति व्यवस्था वाली चीज़ें थीं। तो इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता था कि योग्यता को ध्यान में नहीं दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था में योग्यता को ध्यान में दिया जाता था, योग्यता के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। लेकिन जाति व्यवस्था में उसकी योग्यता मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये मायने रखता था कि वो किस पिता से जन्म लिया है, ब्राह्मण से, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किससे जन्म लिया है। तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके अलावा पॉवर्टी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और हम कह रहे हैं कि लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेसी अगर हम बोलें तो लिटरेसी में भी बड़ा डिफरेंसेस हमें दिखाई देता है कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें दिखाई देती है कि पुरुष जो है अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, महिलाएं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। जब अगर इसको 1961 की जनगणना के अनुसार देखें तो 1961 में बहुत कम उस समय साक्षरता थी, लेकिन जो कुल महिलाएं थी, कुल महिलाओं का 15% साक्षर थी, 15%, जबकि पुरुष उस समय भी लगभग मान के चलें कि 65% जो है पुरुष साक्षर थे, जबकि महिलाएं 15% साक्षर थी 1961 के समय में। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो पुरुष की साक्षरता जो है वो बढ़ करके 82% हो गई, 82%, जबकि महिला की साक्षरता वो लगभग 65-70% के आसपास रही थी। यानी ओवरऑल रेशियो तो बढ़ा, लेकिन ये जो पुरुष और महिला के बीच में डिफरेंसेस है इन टर्म ऑफ लिटरेसी वो अभी भी बना हुआ है, बाकायदे जेंडर गैप कह सकते हैं वो बना हुआ है। तो ये होता है डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी में थोड़ा सा अंतर। अब हम ये चीज़ समझें कि जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता, ये हमें फ़ायदा किस प्रकार से पहुंचाती है, यानी इसके लाभ क्या हो सकते हैं। देखिए, विविधता के रूप जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आईएएस की परीक्षा में बाकायदे इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। तो विविधता हमें कैसे समृद्ध करती है, ये एक हो सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जैसे हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग पृष्ठभूमि में रहता है, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रहता है, उसका जीवन यापन अलग अलग तरीके से होता है। लोग कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग कहानियाँ बनाना भी पसंद करते होंगे। तो कहानियों में विविधता या कहानी लेखन जब होता है तो क्या करते हैं कि कहानीकार अलग अलग स्रोतों, अलग अलग सोर्सेस का सहारा लेते हैं, कुछ अपने अनुभव लेते हैं, कुछ कल्पनाओं का मिक्स लेकर के पूरी एक कहानी लिखते हैं। सोचिए कि अगर विविधता ना हो कहीं, जैसे स्टोरी राइटिंग में क्या होगा, स्टोरी राइटिंग में हो सकता है कोई किंगडम के ऊपर कहानी लिखें, यानी किंग एंड क्वीन के लव स्टोरी के बारे में या उनके बैकग्राउंड के बारे में कहानियाँ लिखें, या कोई मान लीजिए कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट, उसके ऊपर कुछ कहानियाँ लिखें, जंगल में जाए, अलग अलग जीव जंतुओं को देखें, उनकी दिनचर्या को देखें, उसको समझें और उसके ऊपर कुछ कल्पनाओं का पुट्टे करके कहानी लिखें। और कुछ जो है देवी देवता या इन सब से कल्पनाओं को मिक्स लेकर के कहानी लिखें। या अलग अलग क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ के अनुभव के आधार पर भी अपना कहानी, आत्मकथा, ये सारी चीज़ें लिखते हैं।
तो लिटरेचर का विकास होता है जब डाइवर्सिटी बहुत सारी होती हैं। अगर जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत कम रहेगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अनुभव बहुत कम होंगे, एक्सपीरियंसेस कम होंगे। जब एक्सपीरियंसेस कम होंगे तो डाइवर्सिटी का जो है उसको लाभ मिल ही नहीं पाएगा। यानी डाइवर्सिटी जब है ही नहीं है तो उसका कहने कि लिटरेचर के क्षेत्र में या इकोनॉमिक के क्षेत्र में ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। और भारत जो है उसको विविधताओं का देश माना जाता है। यहाँ पे कई प्रकार की विविधताएं हैं। फिजिकल कहने की अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत तगड़ी विविधता है। राजस्थान वाला इलाका है रेगिस्तानी, लद्दाख का इलाका है, केरल का इलाका है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधताएं होती हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। टूरिज़्म के लिए अगर कोई विदेश से आता है, अगर वो सोचेगा कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में खाली एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, तो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं लें। लेकिन जब उनको पता चलेगा नहीं वहाँ पर जाएंगे तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिहार में बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, तो केरल में बढ़िया बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, गोवा में बढ़िया पुलिन मिलेगा, तटीय क्षेत्र मिलेगा मनोरंजन के लिए, मुंबई में जो है वो और भी चीज़ें मिलेंगी, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे जो बड़ी सी मूर्ति है, स्कल्पचर है, उसको देखने को मिलेगा, राजस्थान में जाएंगे तो बहुत सारे पुराने जो है कहने की जो किंग राजा वगैरह के जो किले हुआ करते थे वो देखने को मिलेगा। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे पर्वत पहाड़ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो जो फिज़िकल डाइवर्सिटी है इसके कारण से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। अब हम देखें कि जो डाइवर्सिटी है वो किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से आती है। जैसे भारत में डाइवर्सिटी का दो एग्जांपल हम लेंगे कि लद्दाख में और केरल में किस प्रकार से डाइवर्सिटी आई, या किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से डाइवर्सिटी आती है। पहले से ही डाइवर्सिटी आने का एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो हो सकता है ट्रेड। पहले लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, घोड़ों से, ऊँट से, हाथी से, या कभी कभी पैदल, पानी के जहाज़ से। और जब 1853-56 के आसपास जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो उससे लोग भारत के अंदर भ्रमण करने लगे। रेलवे का विकास हुआ, फिर गाड़ियों का विकास हुआ, तो और द्रुत गति से लोग आ जा सकते थे, यात्रा कर सकते थे। तो जब कोई आदमी अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को ले करके जाता है, नई जगहों पर बसता है, तो अपनी संस्कृति के कुछ इनपुट जो है उसको देता है और वहाँ की संस्कृति की बहुत सारी चीज़ों को लेता है। तो एक तरीके से कंपोजिट कल्चर का विकास होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। अगर हम भारत का मेडिवल हिस्ट्री देखें, मेडिवल हिस्ट्री, तो उसमें देखेंगे कि अरब से, टर्की से कुछ लोग आए, तो मतलब भारत में आक्रमण किए, गलत नीति से आए थे, लेकिन फिर भी वो अपने साथ जो भी लेकर के आए, यहाँ के लोगों से घुले मिले और धीरे धीरे एक कंपोजिट कल्चर का विकास हो गया, जिसे गंगा जमनी ये सब चीज़ कहते हैं। और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो आलोचना पक्ष प्रतिपक्ष वाली बातें हैं उनको कभी अन्य दिन देखेंगे। अभी हम डाइवर्सिटी को थोड़ा सा समझने का ही प्रयास करेंगे बस। तो कंपोजिट कल्चर का विकास हो जाता है। अब एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल लद्दाख अगर लें तो जम्मू कश्मीर का ऐसे यदि नक्शा आप देखें तो ये वाला जो इलाका है बड़ा सा इधर का, ये, और बल्कि इसको यहाँ तक बढ़ाने जो पाकिस्तान ने कब्जा किया इस वाले क्षेत्र में, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसको बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख एक कह लें कि हिमालयी क्षेत्र है, बारिश बहुत कम होती है, पेड़ पौधे बहुत कम हैं। अगर जानवरों में देखें तो उसमें याक या जो जंगली भेड़, पश्मीना भेड़, बकरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुख्य रूप से मिलती हैं। यहाँ पे जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा विरल है, डेंस पॉपुलेशन नहीं, बहुत ही ज़्यादा विरल पॉपुलेशन है। यहाँ पे लोकसभा से केवल एक ही सीटें मेरे ख्याल से है भी, और यहाँ पे विधानसभा नहीं है। विधानसभा केवल यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है विधानसभा। तो ये लद्दाख है। लद्दाख में भौतिक रूप से आप जानते हैं कि पूरे पर्वतीय इलाके हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा डेंस है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का बकरी पाला जाता है, इसको बोलते हैं पश्मीना बकरी। और पश्मीना बकरी से, या भेड़ कह लें, उससे उसके चमड़े को निकाल करके, फ्लीस निकाल करके
बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पश्मीना ऊन बनाया जाता है, और पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके व्यापार के लिए लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए होंगे। तो इससे अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए पश्मीना ऊन के लिए। तो जैसे यहाँ पे मध्य एशिया है, मध्य एशिया से लोग यहाँ पर आए। अगर उनको तिब्बत से व्यापार करना है, तिब्बत से व्यापार करना है, तो उनके लिए बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है कि इधर ही से आएँ और आराम से इधर से निकल जाएँ तिब्बत में। तो व्यापार का एक अच्छा केंद्र हुआ करता था लद्दाख। तो व्यापार से एक दूसरे से घुलना मिलना होता है, तो जो विविधता है वो अपने आप ही धीरे धीरे आती जाती है। तो एक तो हो गया ट्रेड। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकता है? अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म जो तिब्बत में पहुंचा वो यहीं लद्दाख के ही थ्रू पहुंचा। गौतम बुद्ध जी का जन्म यहाँ के नेपाल में हुआ, फिर वो बोध गया गए बिहार में, वहाँ पे उनको ज्ञान मिला। फिर वो बनारस में आए सारनाथ, वहाँ पे उन्होंने पहली अपनी कह लें कि शिक्षा दी, पहला ज्ञान दिया। फिर वो महाराष्ट्र गए, वहाँ पे विहार बनाए, चैत्य बनाए, बहुत सारे कहने के विद्यार्थी बनाए और उनके धर्म का विकास हुआ चारों तरफ। लेकिन जब ये तिब्बत पहुंचा तो कैसे पहुंचा? तो ये लद्दाख के थ्रू पहुंचा। यानी लद्दाख में अब कौन सा धर्म हो गया? बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट कह लें कि बुद्धिस्ट का यहाँ पर विकास हुआ। इसके अलावा आज से 400 साल पहले जब इस्लाम भारत में आया तो इस्लाम भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में हो गए इस्लाम। तो धर्म के मामले में ये यहाँ पे वैविध्यता है। खान पान के मामले में देखें तो चूँकि बुद्धिस्ट हैं तो ये मांसाहार तो होंगे नहीं, इस्लाम है तो मांसाहार होंगे, तो खाने में भी विविधता देखी जा सकती है और स्थानीय जो अपने खान पान है वो अलग है। अगर हम केरल का एग्जाम्पल लें तो दक्षिण भारत में ये वाला जो इलाका है ये केरल कहलाता है। केरल क्या है? इस तरफ अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इस तरफ क्या है? पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे पहले केरल में ही बरसता है 1 जून को, 1 जून को, और अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर हो जाती है, तो धान वान की खेती हो जाती है अच्छे से। इसके अलावा यहाँ पर काली मिर्च जो मसाले हैं, काली मिर्च, इलायची, लौंग, इन सब का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। और काली मिर्च की मांग जो है वो रोमन साम्राज्य में हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। तो इनका संपर्क क्या है? रोमन साम्राज्य से हो गया। कब? सैकड़ों सालों पहले। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का इतना ज़्यादा प्रचार था कि वो लोग इसको काला सोना भी कहते थे। तो यहीं से होता था। जो अरब के व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर आए केरल में, और आज से 2000 साल पहले जो क्रिसमस हैं, या कहने के जो जीसस क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह जी, उनके एक धर्मदूत संत थॉमस नाम है, संत थॉमस, उन्होंने भी शायद प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आया केरल में। तो यहाँ पे धर्म के मामले में देखें तो ईसाई का अच्छी खासी संख्या ईसाइयों की, हिंदुओं की संख्या है। चूँकि अरब से लोग व्यापारी आते थे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस्लाम की भी संख्या अच्छी खासी है। तो ईसाई, हिंदू, इस्लाम और बौद्धों की भी संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है। तो रिलीजन के मामले में ये भी एक समृद्ध है, कहने विविधता से परिपूर्ण है। और खाने पीने मामले में यहाँ पर चूँकि बारिश अच्छी होती है तो चावल हो जाता है, समुद्री इलाका है तो मछली हो जाती है, और मसाले वगैरह। तो ये खाने पीने की विविधता इस प्रकार से है। अगर लोग यहाँ पर नहीं आते तो ये कंपोजिट कल्चर नहीं हो पाता और इतनी सारी विविधता नहीं हो पाते। तो विविधता तो होने से ये फ़ायदा है। अगर हम देखें यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत को कहा जाता है कि भारत में अनेकता में एकता जो है लेकर के आता है, तो उसका क्या स्वतंत्रता संग्राम में कुछ इतिहास है। अंग्रेज ये मानते थे कि भारत में जो है इतनी सारी विविधता है, अलग अलग रंग रूप, वेशभाषा, क्षेत्रीयता, अलग अलग पहचान, जनजातीय पहचान, इस्लामिक पहचान, हिंदू पहचान, इतनी सारे पहचान हैं, तो हम इनको जो है बांट कर अलग अलग करेंगे तो हम जो है ज़्यादा सफल हो सकते हैं और ज़्यादा समय तक यहाँ पर राज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो पश्चिम, ये जो पूरा बंगाल वाला इलाका हुआ करता था,
ये बड़ा सा इलाका हुआ करता था, लेकिन इसको 1905 में जो है कर्जन ने इसको बांट दिया 2 भागों में से। इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, इसको बोलते हैं ईस्ट बंगाल एंड असम, उस समय बोला करते थे। तो उस समय बहुत तगड़ा विरोध हुआ इस बात का कि आपने इसको बांट दिया इस तरीके से। अंग्रेज़ों का यह तर्क था कि प्रशासनिक कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही, इसलिए हमने बांट दिया। और भारतवासियों का कहना था कि नहीं, इसलिए बांट दिया क्योंकि आप जो है हम लोगों को बांट करके यहाँ पर राज करना चाहते हैं। तो उनकी ये नीति रही थी, लेकिन सभी लोगों ने मिल करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म, जाति, किसी भी बैकग्राउंड का हो, सभी ने साथ दिया और जा करके हमको आज़ादी मिली। सबकी अलग अलग भूमिका, किसी की ज़्यादा किसी कम रही, लेकिन सभी का सहयोग रहा। तो अनेकता बहुत सारी थी, लेकिन उन सब में एकता थी। और जो 13 अप्रैल 1919 की घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ, वहाँ पर भी अलग अलग संप्रदाय के सिख, मुस्लिम, ये सब लोग आए थे, लेकिन उन पर गोलियाँ बरसाई गई। तो उसके बाद से तो और ही ज़्यादा लोग एकजुट होने लगे। कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक घटनाएं हुई, वो सब डिस्कशन का मैटर है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिटी में भी थे, महात्मा गांधी के साथ थे और यूनिटी के सहारे वो भारत को आज़ाद कराने में सफल भी रहे थे। और इसमें यूनिटी में अगर एक बात और करें तो यूनिटी कहाँ कहाँ से आती है भारत में। जैसे ट्रेन देखें, ट्रेन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगी, इधर गुजरात से असम जाएगी, डिब्रूगढ़, तो ट्रेन से जो है एकता आती है। पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो एकता का बहुत बड़ा जो माध्यम है वो है ट्रेन। इसके अलावा और क्या हो सकता है? डाक हो सकता है, डाक। इसके अलावा फ्लैग, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है तो वहाँ पर भी यही तिरंगा लटका रहेगा, लहराता रहेगा, और लद्दाख में है तो वहाँ पर भी तिरंगा लहराता रहेगा। तो फ्लैग जो है डाइवर्सिटी का, कहने की यूनिटी का एक उदाहरण है। तो इसमें केवल विविधता की एक छोटी सी समझ के लिए वीडियो था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आई होगी। और इसका मेन मोटिव यही था कि इसकी बेसिक सी जानकारी हो जाए, और इसकी जो डिटेलिंग है वो सारी चीज़ें हैं उसको हम धीरे धीरे करके पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखते रहेंगे। तो विविधता का बेसिक मतलब यही है कि लोगों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नताओं के कारण लोगों की अपनी अपनी जीवन शैली भी अलग होती है। कोई पहाड़ी क्षेत्र में है तो वो उसका जीवन शैली दूसरा होगा, कोई तटीय क्षेत्र में है तो उसका दूसरा होगा। तो इस प्रकार से लोगों में विविधता आती है, लेकिन मेन बात यह है कि विविधता होने के बाद भी उसमें यूनिटी रहे, लोग एक साथ रहें, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी बैकग्राउंड के लोगों का सम्मान करें, और एक साथ मिलजुल करके जो है भारत को एक अखंड भारत बनाने में योगदान दें। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।